बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इम्पोर्टेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सी खास बातें हैं वो हम स्टडी करेंगे, और उसके अलावा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अहमियत को समझेंगे, और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किन किन फील्ड्स में इस्तेमाल हो रही है और आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करके किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी खास बातें हैं इनमें, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 ही डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है इक्विलर नेचर ऑफ कार्बन। हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक लाजमी जुज़्व होता है कार्बन, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक खास बात यह है कि इसमें जो कार्बन की नेचर है वो बहुत ज्यादा खास होती है। किस वजह से खास होती है? एक प्रॉपर्टी है कार्बन की, वो है कैटिनेशन। यानी कार्बन कैटिनेशन शो कर सकती है। कार्बन के अलावा कोई भी पीरियोडिक टेबल में ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है जो कैटिनेशन शो करे। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मौजूद होती है, और कार्बन की खास नेचर कौन सी? कैटिनेशन। कैटिनेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन to form long chains and rings। यानी कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो आपस में जुड़कर, सेल्फ लिंकेज, आपस में जुड़कर लंबी लंबी चेन बना देते हैं और रिंग्स भी बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल में, और ये मकाम पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ कार्बन को हासिल है। कार्बन के अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है पीरियोडिक टेबल में जो कैटिनेशन शो कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एग्जांपल देखें हम गौर से, तो एग्जांपल में हमारे पास ये CH3, CH2, 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 CH3, ये पेंटेन है। इसी तरह हजारों की तादाद में कार्बन आपस में जुड़ सकती हैं और लंबी लंबी चेन्स बन सकती हैं। उसके अलावा अगर आप रिंग्स की बात करें, ये हमारे पास CH2, 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 ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। तो ये रिंग भी बना सकती है कार्बन। इसके अलावा अगर हम एक और रिंग देखें, ये बेंजीन का रिंग है। तो यहाँ पे आप कार्बन के ऊपर देखें, कार्बन जॉइंट होती है। तो यूं कार्बन में कैटिनेशन की वजह से ये लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बना सकती है। इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक खास अहमियत हासिल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा तादाद होने की वजह भी यही है कि उसमें जो कार्बन मौजूद होती है वो कैटिनेशन शो कर सकती है। उसके अलावा दूसरी खास बात क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में? वो है जी नॉन आयनिक नेचर। कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो फितरतन नॉन आयनिक इन नेचर होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो फितरतन नॉन आयनिक होते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। कैसे कोवेलेंट नेचर के होते हैं? मैं यहाँ से आपको एक एग्जांपल से वजाहत करता हूँ, और जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपलेस्ट तरीन, सादा तरीन मेंबर है, उसी से एक्सप्लेन करता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपलेस्ट मेंबर होता है मीथेन, जिसका फार्मूला है CH4। यहाँ पे देखिए कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। कार्बन चौथे ग्रुप का मेंबर है और इसके बैरूनी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया 4 इलेक्ट्रॉन्स को, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है बैरूनी शेल में। तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करती है हाइड्रोजन के साथ। 4 हाइड्रोजन के पास क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यूं ये कार्बन चारों अपने इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाती है। और आपको पता है ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के बाहमी इश्तराक से इलेक्ट्रॉन के
लेंथ एन से दोनों यानी कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, हाइड्रोजन भी शेयर करे, तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई इनके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स नहीं है। एक और बात, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट है। हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क के लिहाज से दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरे को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आज हम देखते हैं कि ये बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड मौजूद है CH4। यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2। तो यूं यहाँ पे देखें अगर, तो अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो यहाँ पे होना ये चाहिए था पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता कार्बन के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यूं ये बॉन्ड जो है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए था, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.3 है। लेकिन एक्चुअली जब हम एक्सपेरिमेंटल देखते हैं तो यहाँ पे ना कोई पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना यहाँ पे कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये बॉन्ड जो है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। जितने भी बॉन्ड है ये चारों नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो वाज़ेह हो गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इस वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो खास बात है वो ये है कि वो नॉन आयनिक in नेचर होते हैं, आयनिक नहीं होते। तीसरा फीचर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत अहम है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को स्टडी करने से पहले आप इन दो एग्जांपल को देखें बड़ी गौर से। हमारे पास ये एक एग्जांपल है CH3 CH2 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 CH3। आप इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद गिने। इसके अलावा 5 कार्बन की चेन है। यहाँ पे मैं अगर 4 कार्बन की चेन बना दूं और चौथी जो कार्बन है तीसरी कार्बन उसके ऊपर एक और CH3 लगा दूं, यहाँ CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद गिने और एक 3 कार्बन की चेन है जिसके ऊपर 2 ब्रांचेस लगी हुई है CH3 और CH3, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद गिने। तो यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद अगर आप गिने तो 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी आप गौर से देखें तो 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। नाम, इसका नाम है एन-पेंटेन, इसका नाम है आइसोपेंटेन और इसका नाम है नियोपेंटेन। अगर आप गौर से देखें तो इन तीनों का केमिकल फार्मूला एक जैसा है, जिनमें 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। तो फर्क कहां पर है? फर्क है इनके स्ट्रक्चर में। यहाँ पे एक ब्रांच लगी हुई है, ये स्ट्रेट चेन है, इसके ऊपर एक ब्रांच लगी हुई है। यहाँ पे एक 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, इसके ऊपर 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं। यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का एक जैसा है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो यही चीज है आइसोमेरिज्म कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में खास बात है कि कार्बन की वजह से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म पाई जाती है। आइसोमेरिज्म क्या है? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो यानी एन-पेंटेन आइसोपेंटेन का आइसोमर है, आइसोपेंटेन नियोपेंटेन का आइसोमर है,
एन पेंटेन नियोपेंटेन का भी आइसोमर है। तो यूं ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो इस डेफिनेशन को यूं डिफाइन करेंगे, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और इस मजर को जो है हम आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ज्यादा तादाद की वजह भी यही है कि उनके अंदर आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक खास बात है। चौथी और अहम खास बात, कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अगर हम स्ट्रक्चर की और फार्मूले की बात करें तो वो सिंपल और समाल नहीं होते, सादा और छोटे छोटे नहीं होते, बल्कि किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा पेचीदा और बहुत लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है स्टार्च, स्टार्च जिसका मोनोमर है C6H10O5 n टाइम्स, ये एक मोनोमर है स्टार्च का। n की तादाद जो है 1000 से लेकर मिलियंस तक हो सकती है, यानी यहाँ n की वैल्यू 1000 से लेकर मिलियन तक हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम n की वैल्यू यहाँ 1000 भी पुट कर दें तो इस 1000 को मल्टीप्लाई करें 6 से, तो 6000 कार्बन, 10,000 हाइड्रोजन और 5000 ऑक्सीजन शामिल होंगे। यानी कि स्टार्च का एक मॉलिक्यूल जब बनता है तो उसमें 6000 कार्बन, 10,000 हाइड्रोजन और 5000 के करीब ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। यहाँ से आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि इनके स्ट्रक्चर कितने ज्यादा लार्ज होते हैं और कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये भी एक खास बात है कि इनके स्ट्रक्चर लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते हैं। पांचवी और अहम खास बात, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक रिएक्शन, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस जो होते हैं वो स्लो होते हैं या फास्ट होते हैं, उनकी स्पीड, रिएक्शन करने की स्पीड क्या होती है, क्या वो जल्दी जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं, पलक झपकते रिएक्शन कर जाते हैं, या फिर धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं। तो याद रखें इनके रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं। उस स्लो की क्या वजह है, उससे पहले समझने के लिए आयनिक रिएक्शंस आपको समझना पड़ेंगे। आयनिक रिएक्शन में होता ये है कि सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस होता है, यानी कि जिस तरह पॉजिटिव आयन मिल गया किसके साथ, नेगेटिव आयन के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी और डायरेक्ट NaCl बन जाएगा। तो यूं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ उस Na और Cl के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड बन रहा है, कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा। लेकिन जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो स्लो होते हैं। क्यों, ये फास्ट है, और जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है वो स्लो होते हैं। उस स्लो की रीजन क्या है कि यहां पे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग पहले स्टेप में, और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो होता है बॉन्ड फॉर्मेशन का। जाहिर सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा, पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरे नंबर पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड बनेगा। तो यूं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के रेट्स जो हैं वो स्लो होते हैं, स्पीड उनकी स्लो होती है। एग्जांपल अगर आप देखें तो मीथेन है CH4, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, तो यहाँ पे पहले कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, फिर जाके क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड बनेगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH। पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, उसके बाद क्लोरीन जाके कार्बन के साथ अटैच हुआ, तो यहाँ कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बनेगा। यानी पहले स्टेप वो जिसमें बॉन्ड टूटा, दूसरा स्टेप वो जिसमें बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन का बन गया। तो इस तरह से इनके इनके रेट्स ऑफ रिएक्शंस स्लो होते हैं। छठी और अहम खास बात जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई जाती है वो है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिहेवियर जो हैं वो एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास
एक फैमिली है अल्केन की फैमिली। अल्केन फैमिली के अगर 10 के 10 मेंबर हैं, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो उन सब मेंबर्स में मुमासलत पाई जाएगी, उन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। उसके अलावा हमारे पास एक फैमिली है अल्कोहल्स की फैमिली। तो अल्कोहल्स की फैमिली के अंदर भी जितने मेंबर्स आएंगे उन सब की प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी। इसके अलावा हमारे पास फैमिली है एल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की, वगैरह वगैरह। डिफरेंट फैमिलीज होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं, एल्डिहाइड की फैमिली के मेंबर्स जो अपने होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सबकी आपस में मिलती जुलती होंगी। अल्कोहल की फैमिली के जितने मेंबर्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होंगी। अल्केन की फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होंगी। फॉर एग्जांपल मीथेन है हमारे पास, इथेन है, प्रोपेन है, C3H8 है। अल्कोहल में अगर हम देखें तो मेथनॉल है, एथनॉल है, C2H5OH, प्रोपानॉल है, C3H7OH। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज आपस में मिलेंगी, इन तीनों की प्रॉपर्टीज आपस में मिलेंगी। हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, H3 डबल बॉन्ड OH। हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, CH3C डबल बॉन्ड OH। हमारे पास CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। प्रोपानॉल है। तो इन तीन की प्रॉपर्टीज आपस में मिलेंगी। हाँ, अल्केन फैमिली की प्रॉपर्टीज अल्कोहल से नहीं मिलेंगी, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज से नहीं मिलेंगी। जिन फैमिली के अपने मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के अंदर मुमासलत पाई जाएगी। तो यहाँ से एक डेफिनेशन आपने अखज की और उस डेफिनेशन को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ये एक होमोलोगस सीरीज है अल्कोहल की, एल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज है, अल्केन की होमोलोगस सीरीज है। तो उसको डिफाइन क्या कैसे कर सकते हैं? सेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सेट होता है, सेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर, सेम नहीं होती बल्कि सिमिलर होती है। सिमिलर प्रॉपर्टीज is called homologous series, is called homologous series। तो ये छठा खास फीचर था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। लास्ट वन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का अहम फीचर है वो है सॉल्युबिलिटी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज में जाकर सॉल्युबल होंगे। सॉल्युबिलिटी, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जैसे मैंने सिंपलेस्ट मेंबर एग्जांपल दी थी मीथेन की, तो मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड जो होता है वो नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर बॉन्ड की वजह से ये ओवरऑल कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर है। तो सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व लाइक। हमेशा पोलर जो कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट्स में हल होंगे, जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जाकर हल होते हैं। अब चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर इन नेचर हैं, इसलिए ये सॉल्वेंट इनके लिए हमारे पास होना चाहिए कोई नॉन पोलर, जैसे कि बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, हमारे पास एसीटोन है, वगैरह वगैरह। ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जाकर ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होंगे। याद रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर जो है हमें पता है एक पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें सॉल्युबल मेजॉरिटी में नहीं होते। तो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये थे कुछ फीचर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिनमें कोई खास बातें हमने डिस्कस की। इसके अलावा और भी बहुत तरह के फीचर्स हो सकते हैं जो कि हमने डिस्कस नहीं करने यहाँ पे। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ के क्या कुछ सीखेंगे कि किन किन फील्ड्स के बारे में सीखेंगे, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी किन फील्ड्स में अप्लाई हो रही है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ के किन किन फील्ड्स में जाके जॉब हासिल कर सकते हैं वो आप डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंस सबसे पहले ये है कि फूड, जितनी भी हम खुराक खाते हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक है। जितनी भी हम खुराक इस्तेमाल करते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर है। जैसे कि रोटी हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है,
सब्जियां हम खाते हैं उसमें विटामिन मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो भी हम फ्लेवर यूज करते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जितनी भी खुराक हम इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक इन नेचर होती है। उसके अलावा जितने भी हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स इंसेक्ट्स वगैरह को किल करने के लिए, हशरात वगैरह को मारने के लिए, स्प्रे वगैरह करने के लिए फसलों के ऊपर, तो पेस्टिसाइड भी सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। यानी कि आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानते हैं तो आप पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में जाके काम हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानते हैं तो आप फूड वाले डिपार्टमेंट में भी जाके जॉब हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जितने किस्म के साबुन बनते हैं या डिटर्जेंट बनते हैं, सर्फ वगैरह बनते हैं, तो आप उनमें भी जाके जॉब हासिल कर सकते हैं। उनमें भी ऑलरेडी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़े होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच में ही ये फील्ड आती है। जितनी भी मेडिसिन आ रही हैं, मेडिसिन टोटली शुरू से लेकर आज तक जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन आ रही हैं, सारी की सारी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच में ही इंक्लूड होती हैं। तो आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो आप किसी भी मेडिसिन इंडस्ट्री में जॉब हासिल कर सकते हैं जहाँ पे आपने मेडिसिन को तैयार करना होगा। उसके अलावा प्रिजर्वेशन क्या है? खुराक को महफूज करने वाले जितने भी मतलब केमिकल्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। उनमें भी आप जो ज्यादा मतलब एक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिजर्वेशन की। तो उसके अलावा हमारे पास जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। हमारे पास एक और चीज अहम है जो कि कॉस्मेटिक्स है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सारी की सारी डिपेंड कर रही है ऑन द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कॉस्मेटिक्स होते क्या हैं? कॉस्मेटिक्स वो चीजें होती हैं जो 80 साल के बुढ़ी को 18 साल की जवान लड़की में बदल दें, वो कॉस्मेटिक्स होती हैं। तो वो कॉस्मेटिक्स भी जो है सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिनमें, इसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं जिनमें आप जा सकते हैं। शुगर इंडस्ट्री है, आप उसमें जा सकते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो अहम है सबसे, उसमें आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी तैयार कर सकते हैं। वहाँ पे भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जितनी भी आप फर्टिलाइजर, एक तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होती है, उसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी हमारे पास मौजूद होती हैं। तो ये कुछ फील्ड्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं जिसमें आप जा सकते हैं, या इसमें ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट जा चुके हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स का, और उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस, अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है। यानी यूँ कह सकते हैं अहमियत के बारे में कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़े बगैर अगर इसमें रिसर्च ना आए, एडवांसमेंट ना आए, तो हमारी जो है तालीम, हमारी तरबियत, हमारा मुआशरा यहीं रुक जाएगा।